बहुत अहम वीडियो है आज की। वाई ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश। जो कल तक हमारा पार्ट था, हमारा हिस्सा था, क्या लें, हमारे जिगर का टुकड़ा था, जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारा एक हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश आखिर कैसे बना? क्या हमसे गलतियां हुई और क्या वही गलतियां हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं? देखिए, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो एक पार्ट ईस्ट में था, एक वेस्ट में। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, देखिए, यहाँ से भी बॉर्डर इंडिया से मिला हुआ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ तक थोड़ा सा हिस्सा उस ज़माने का बर्मा, आज का म्यांमार, बाकी अदरवाइज ये पूरा इंडिया इंडिया। इधर वेस्ट पाकिस्तान सा 1500 किलोमीटर का फासला, और उधर यहाँ भी हमारे इंडिया ही है। अब इशू ये था कि कम्युनिकेशन इतनी आसान नहीं थी, समंदर के रास्ते बहरहाल होती थी ट्रेड। अब ए फजल हक जैसे एक बड़े अजीम लीडर ईस्ट पाकिस्तान में थे, जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी जब थी तो ज़ाहिर कायदे आज़म से ईस्ट पाकिस्तान के लोग भी बहुत मोहब्बत करते थे। वहाँ अर्चे मुतालबा होता था कि बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज बनाए, लेकिन जब कायदे आज़म ने कहा कि एक ही नेशनल लैंग्वेज होगी तो हर किसी ने उनकी बात मान ली। लेकिन कायदे आज़म की वफ़ात के बाद ये डिस्प्यूट दोबारा शुरू हो गया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने मुतालबा शुरू कर दिया कि जी बंगाली ज़ुबान को भी नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। और फिर एक वक्त आया जब उर्दू और बंगाली ज़ुबान नेशनल लैंग्वेज बन गई। ये वो दौर था जब लग रहा था सूरत हाल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, दे आर वेरी वेरी सिंसियर लीडर। कुछ पाकिस्तान के बड़े लीडर ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। लेकिन फिर दौर आ गया मलिक ग़ुलाम, गवर्नर जनरल, जिसने मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को मलिक ग़ुलाम ने बरतरफ़ किया, बाद में मोहम्मद अली बोगरा को भी बरतरफ़ किया। अब मुल्क की जो आज पाकिस्तान की बर्बादी हुई, उसमें मलिक ग़ुलाम का बहुत हाथ था। ईस्ट पाकिस्तान वालों के साथ ज़्यादती हुई, ए फजल हक को गद्दार करार देकर अरेस्ट कर लिया गया, जबकि उस वक्त तक ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मुतालबात जायज़ थे। ये अलहदा बात है कि बाद में वहाँ से भी बहुत सारे नाजायज़ मुतालबात आए। लेकिन उसी ज़माने में एक पार्टी बनी, अवामी मुस्लिम लीग। जी हाँ, अवामी मुस्लिम लीग। और देखते देखते बड़ी पॉपुलर हो गई। इसमें ए फजल हक भी शामिल हो गए और भी बहुत सारे शामिल थे लीडर। लेकिन एक यंग लीडर भी था जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, और उसकी सोच बड़ी सेकुलरिज्म की तरफ माइल थी। वो इस बात के अगेंस्ट था कि इस पार्टी का नाम अवामी मुस्लिम लीग रखा जाए। उसका कहना था कि इसको एक सेकुलर पार्टी होना चाहिए, इसलिए बाद में जब वो लीडर बना तो उसने पार्टी का नाम अवामी लीग रख दिया। ईस्ट पाकिस्तान में अगरचे बगावत की फ़ज़ा पैदा हो रही थी, लेकिन वो भी इतनी बड़ी नहीं थी। हुआ ये कि अयूब खान बन गए मुल्क के सरबराह। उनके दौर में वेस्ट पाकिस्तान में तो बड़ी तरक्की हो रही थी। अमेरिका का पाकिस्तान उस वक्त ख़ास दोस्त था, सीटो सेंटो का मेंबर था, और बड़ी अमेरिकन इमदाद आ रही थी और डॉलर खर्च हो रहे थे वेस्ट पाकिस्तान पे। तरबेला डैम, मंगला डैम, सड़कें, हर चीज़ बन रही थी। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं हो रही थी। पर्सन पैदा वहाँ होती थी, इस्तेमाल वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि अवामी लीग, जो उस वक्त तक बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ही रहना चाहती थी, अभी भी फ़ौरन बगावत पे तो आमादा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी का मुतालबा कर दिया। और ये मुतालबा कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था कि सिवाय डिफेंस के, खारजा पॉलिसी के और फाइनेंस के सारे महकमे सूबों के पास हों। मगर इस बात को सख्ती से अयूब खान ने रद्द किया, बल्कि इस चीज़ को कुचलना भी चाहा, मगर उसका रिएक्शन और निकला और अवामी लीग का मुतालबा मज़ीद बढ़ गया। यानी अब उनका कहना था कि हमें आप सिर्फ फॉरेन सर्विस और डिफेंस के मामला विफाक के पास होने चाहिए, फाइनेंस का भी स्टेट बैंक जो है ये प्रोविंस के दरमियान होना चाहिए, प्रोविंस के पास होना चाहिए। अब ये मुतालबा ज़ाहिर है वेस्ट पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं था। नतीजा ये हुआ कि अवामी लीग पॉपुलर होने लगी और वेस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़ज़ा पैदा कर दी गई। करने वाले ऑफकोर्स शेख मुजीबुर रहमान थे। शायद हालात संभल भी जाते हैं, लेकिन अयूब खान के बाद जो रूलर बने, अल्लाह माफ़ करे, याह्या खान,
इन्होंने तो बाकी सब कुछ भी डुबो दिया। ठीक है कि याहिया खान ने जो इलेक्शन कराए थे पाकिस्तान की हिस्ट्री के वाहिद फेयर इलेक्शन थे, और ईस्ट पाकिस्तान की 168 में से 166 सीट अवामी लीग ने जीती। वेस्ट पाकिस्तान की अराउंड 130 में से 70+ सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। अब देखो ज़ाहिर है यहाँ की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ की बहरहाल उनकी निस्बत कम थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग की नुमाइंदगी नहीं थी, ईस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की या किसी भी वेस्ट पाकिस्तान की जात की नहीं थी। तो क्या करना चाहिए था? एक कोलिजन गवर्नमेंट बना दी जाती और मेजॉरिटी का पीएम रख के डिप्टी पीएम वेस्ट पाकिस्तान से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रख लिया जाता, मुजीबुर रहमान को पीएम, तो सारा मसला हल हो जाता। लेकिन यहाँ पर फिर कहानी ट्विस्ट लेती है और याहिया खान ने टोटली ईस्ट पाकिस्तान को हुकूमत देने से, इख्तियार में शिरकत देने से मना कर दिया, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के सारे सियासतदान एक्सेप्शन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये मुतालबा कर रहे थे कि मुजीबुर रहमान को पीएम बनाया जाए और ईस्ट पाकिस्तान को ज़ाहिर है अगर मेजॉरिटी ली है तो उनको इख्तियार दे दिया जाए, जबकि मुजीबुर रहमान का भी वादा था कि वो वेस्ट पाकिस्तान को साथ लेके चलेंगे, आधी वजारतें वेस्ट पाकिस्तान के पास होंगी। अब वहाँ एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सख्त बयान दिया कि ठीक है पहले वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे कब्ज़ा जमा के रखा है, मगर अब इसका मतलब नहीं है कि ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी है तो वेस्ट पाकिस्तान पे कब्ज़ा जमाए, और मामला डेडलॉक की तरफ चले गए। याहिया खान चूँकि वेस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे इसलिए वो मुजीबुर रहमान को इख्तियार देने के बजाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इख्तियार देना चाह रहे थे, लेकिन अवामी लीग वालों का भी मुतालबा बढ़ता जा रहा था और नतीजा ये हुआ कि मामलात बगावत की तरफ जाने लगे। याहिया खान ने एक दौरा किया जिसमें उन्होंने मुजीबुर रहमान से मुलाकात की और मुजीबुर रहमान को प्रेशर भी डालना चाहा किसी तरह, लेकिन साफ दिख रहा था कि मामलात ख़राब होंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, यानी फ़ौजी ऑपरेशन। और याहिया खान ने प्लान तो ये किया था कि बज़ाहिर लोगों को ये लगे कि वो ढाका में ही मौजूद हैं और ढाका से निकल चुके थे और अपनी एक डमी वहाँ पे बना दी, और यानी एक शख्स को गाड़ी में बैठाया और कहा कि भाई ऐसे ही लगेगा याहिया खान अभी मौजूद है, लेकिन बंगालियों हम भी समझ गए थे और इसका मतलब ये था फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होने वाला है, और फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हो गया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बगावत शुरू कर दी और वो लोग जो कि वेस्ट पाकिस्तान के नुमाइंदे थे, ख़ासतौर पे वहाँ की जो बिहारी पॉपुलेशन थी, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। अवामी लीग वालों ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, मुफ्ती वाहनी तहरीक, जिसको ज़ाहिर भारत से सपोर्ट भी मिल गई थी। और मुफ्ती वाहनी वाले बड़े ट्रेंड थे, ये पाकिस्तानी आर्मी का भी मुकाबला कर रहे थे। अब पाकिस्तान के पास आर्मी भी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 45,000 रेगुलर आर्मी थी इस पाकिस्तान में। एयरफोर्स ना होने के बराबर थी, नेवी के पास सिर्फ 4 गनशिप्स थी। नतीजन ये बगावत मुफ्ती वाहनी की स्ट्रॉन्ग होती चली गई और खाना जंगी वाली सूरत हाल हो गई। अब ज़ाहिर है मुफ्ती वाहनी के 1 लाख लोग थे जिनको इंडियन आर्मी ट्रेंड भी कर रही थी। अब पाकिस्तानी आर्मी मुकाबला तो कर रही थी, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा था और ईस्ट पाकिस्तान देखें 3 साइड पे तो इंडिया है और समंदरी रास्ता उन्होंने सीज कर दिया था। वेस्ट पाकिस्तान से मज़ीद कोई मदद नहीं जा सकती थी, ना एमोनेशन ना कोई और चीज़। लेकिन इंडिया जंग में शरीक नहीं हो रहा था, बराह रास्त हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त के जो फॉरेन सिचुएशन थी बहुत चेंज थी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहरहाल बहुत मजबूत थी और पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ थी, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब। इंडिया का सिर्फ एक ही इत्तेहादी था और वो था रशिया, USSR। अब एक इत्तेहादी की बेस पे तो इंडिया पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकता था, कि इंडिया को पता था अगर वो पाकिस्तान पे ऐसे अटैक करेगा तो ज़ाहिर है पूरी वर्ल्ड पाकिस्तान की सपोर्ट पे आ जाएगी। तमाम चारों तरफ से उन्होंने इस पाकिस्तान को घेर ज़रूर रखा था, लेकिन उनकी फ़ौज डायरेक्ट दाखिल नहीं हो रही थी। बहाना ज़रूर चाहिए था, कोई मिल जाए, और बहाना प्रोवाइड कर दिया याहिया खान ने। अब बताएं मेरे भाई कि ये हुआ क्या, समझ से भला तारे। 3 दिसंबर 1971 को याहिया खान के दिमाग में अब अल्लाह जाने क्या आया कि भाई अगर पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के रास्ते इंडिया पे अटैक करते तो इंडिया पे प्रेशर पड़ जाएगा और इंडिया की तवज्जो डिवाइड हो जाएगी, तो ईस्ट पाकिस्तान पे प्रेशर कम हो जाएगा। और इन्होंने अटैक भी कर दिया।
इंडिया के 11 एयर बेसिस पे। अब इंडिया को तो इतना नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इंडिया को बहाना मिल गया। इंडिया तो चाहिए रहता कि पाकिस्तान कोई ऐसी गलती कर जाए और फिर वो इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए। अब इंडिया ने अपनी 1.5 लाख फ़ौज भेज दी इंडिया ईस्ट पाकिस्तान में, जहाँ पाकिस्तान की सिर्फ 45,000 फौज थी। अब 1 लाख मुक्ति बहानी 1.5 लाख 2.5 लाख का लश्कर हो गया। पाकिस्तानियों ने भी तकरीबन 70,000 के करीब रज़ाकार ज़रूर तैयार किए, लेकिन ये ट्रेंड नहीं थे ना, इनके पास इक्विपमेंट थे। तो ज़ाहिर मुकाबला कैसे करते एक ट्रेंड आर्मी का। नतीजा हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में मुसलसल इंडियन फ़ौजों की पेशकदमी बढ़ती गई। इंडिया के टैंक्स थे, जदीद तरीन MiG-21 थे, और फिर विक्रम तैयारा बरदार बहरी जहाज़, सबमरीन्स, नेवी भी सीज हो गई और मुसलसल ढाका पे दबाव बढ़ता रहा। उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के सरबराह जनरल न्याज़ी थे ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन जनरल न्याज़ी को साफ दिख रहा था कि मामलात ख़राब होते जाएंगे। और याह्या खान ने ये जंग छेड़ तो दी थी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला कि वेस्ट पाकिस्तान के भी बहुत सारे इलाके इंडिया के कब्ज़े में जाने लगे और ईस्ट पाकिस्तान में तो बहुत ही बदतर सूरत हाल थी। चारों तरफ से ढाका को घेर लिया गया था। अब पाकिस्तान की जो रेगुलर आर्मी थी वो मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रही थी और बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि मुकाबला नहीं किया, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया था और बड़ी जानों का नजराना भी पेश किया था, लेकिन फ़र्क बहुत था। सिर्फ 45,000 फ़ौज थी जिसको एमुनेशन भी नहीं मिल रहा था। इंडिया के पास 1.5 लाख रेगुलर आर्मी, 1 लाख मुक्ति बहानी की मदद, 70,000 रज़ाकार ज़रूर साथ थे। तो ये दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा था और इस दबाव का आखिरकार नतीजा ये निकला कि ईस्ट पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया और ढाका को भी चारों तरफ से घेर लिया गया। जनरल न्याज़ी को साफ दिख रहा था और उन्होंने जब अपने लोगों से पूछा कि भाई क्या मुकाबला कर सकते हैं, तो उस वक्त ढाका में, अब देखिए कुछ लोग कहते हैं सिर्फ चंद हज़ार रज़ाकार थे, जबकि ख़ुद जनरल न्याज़ी का कहना था कि 20-22 हज़ार रेगुलर आर्मी थी। तो अगर 20-22 हज़ार रेगुलर आर्मी थी तो ये सवाल पैदा होता है फिर तो हथियार नहीं डालने चाहिए थे। अगर चंद हज़ार रज़ाकार रह गए थे तो बात अलग थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के हाथों हथियार डाल दिए। ये अलहदाबादी की शर्त ये रखी गई थी कि 3 दिन तक हथियार पास ज़रूर रहने दिए जाएंगे, यानी शिकस्त तस्लीम कर ली थी ताकि मुक्ति बहानी के लोग टारगेट ना करें। अब कहा जाता है 90,000 लोग अरेस्ट हुए थे। अब देखो ये तो फिगर ज़्यादा बनना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग शहीद भी हो गए, कुछ लापता भी हुए। तो ये एक ट्रेजिक एंड था और 16 दिसंबर 1971 को फॉल ऑफ ढाका हुआ। हाँ, ये अलहदा बात है कि सऊदी अरब, तुर्की, चाइना, अमेरिका ने ये इंडिया पे ज़रूर प्रेशर डाला कि इंडिया वेस्ट पाकिस्तान के इलाके वापस करे और वेस्ट पाकिस्तान पे कब्जा ना करे, लेकिन अफसोसनाक तरीके से हमारे पास से ईस्ट पाकिस्तान छिन गया और बांग्लादेश बन गया। जबकि उस वक्त सऊदी अरब, यूएई पाकिस्तान की फुल मदद कर रहे थे। सऊदी ने अपनी सारी एयरफोर्स, यूएई ने सारी एयरफोर्स भिजवाई थी। तो ये था वो अफसोसनाक वाक़या जिसकी डिटेल मैंने आज आपको बताई।